मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या है, हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है इसे जानना। साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे जो आसपास के दुनिया को जानने के लिए हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना जरूरी है। फिर हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है। साथ में हमने पदार्थ के कुछ गुण पढ़े थे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच में कुछ स्थान होता है और जो पदार्थ के कण हमेशा गतिमान रहते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो आपने पिछली क्लास में समझे होंगे। आज मैं उसी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। पदार्थ की पहचान हम किस आधार पर करते थे? पदार्थ की पहचान हम दो आधार पर करते थे कि पदार्थ वह है जिसमें अपना द्रव्यमान हो, जो स्थान है। पदार्थ वह है जिसमें अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरते वह पदार्थ है। पदार्थ की डेफिनेशन थी। अब मैं आपसे बताऊं कि मैंने बताया था आपको कि ब्रह्मांड में जितनी सब चीज है वो सब पदार्थ है। सब में अपना द्रव्यमान होता है और सब स्थान घेरती है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सब में अपना द्रव्यमान होता है, सब स्थान घेरती है। चाहे वो सजीव हो जिनमें जीवन होता है, चाहे वो निर्जीव हो जिनमें जीवन ना भी होता हो, चाहे वो मारकर हो, सब पदार्थ है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा जो पदार्थ है या नहीं, उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे ये बताऊं कि अगर आपके माइंड में कोई विचार आ रहा है तो क्या वो विचार पदार्थ हो सकता है या नहीं। तो आपको किसी चीज की पदार्थ की पहचान जो है वो दो चीज के आधार पर करनी है। आपको ये देखना है कि क्या वो द्रव्यमान रखता है, क्या उसमें वो स्थान घेरता है। अगर वो दोनों चीज ये करता है तो वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जैसे मैं आपके बारे में बता विचार कोई थॉट्स अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है तो क्या वो विचार पदार्थ है? तो मैं आपसे बता दूं कोई भी आइडिया है, कोई भी थॉट्स है, वो भी पदार्थ नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी आइडिया उसमें अपना कोई वजन नहीं होता है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ना ही वो स्थान घेरता है, तो वो पदार्थ नहीं है। तो कोई भी विचार होता है वो पदार्थ नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि ईमानदारी को पदार्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ईमानदारी में कोई द्रव्यमान होता है। कि ऐसे नहीं बोल सकते कि ईमानदारी 5 किलो ईमानदारी है, 6 किलो ईमानदारी। ईमानदारी में द्रव्यमान नहीं हो सकता। ईमानदारी कोई जगह नहीं घेरती है, तो वो भी पदार्थ नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो पदार्थ नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई गंध, कोई स्मेल क्या कोई गंध किसी चीज में से स्मेल जो आ रही है वो पदार्थ है? जैसे मैं आपसे कहूं कि परफ्यूम होता है, उसमें से स्मेल आती है, तो वो स्मेल जो है वो पदार्थ है या नहीं? तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो स्मेल आती कैसे है। अगर आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखूं कि आपने देखा होगा जब हमारे घर में भोजन पकता है तो भोजन के पकते समय हमारे घर में पूरे में स्मेल फैल जाती है, गंध फैल जाती है। जबकि जब भोजन ठंडा रहता है तब नहीं फैलती है। इसका रीजन समझो। इसका रीजन सीधा सा ये है कि जब भोजन पकता है तो उस समय उसमें से जो भाप निकलती है वो भाप हमारी हवा में मिल जाती है। वो भाप के कारण हवा में मिलने के बाद वो हवा के साथ हमें स्मेल हमारे पास तक पहुंचती है, हमारी गंध हमारे पास तक पहुंचती है, जिसे हम सूंघते हैं। जबकि ठंडे भोजन में से भाप नहीं निकलती, इसी वजह से उसकी गंध हम नहीं सूंघ पाते हैं। तो आपको एक बात समझनी है कि जितनी भी गंध है, जितनी भी स्मेल है, वो तभी हमें आ सकते हैं जब वो उसकी स्मेल गंध के कण हवा में मिल जाए, वो हवा के साथ हमारे पास तक पहुंच जाए। जैसे परफ्यूम है, जब मैं उस परफ्यूम को बाहर स्प्रे करता हूँ, निकालता हूँ, तो हवा में आते ही उसमें से गंध आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो याद रखो जितनी भी गंध होती है वो गंध तभी आएगी जब वो हवा में उसके कण मौजूद होंगे, हवा में उसके कण मौजूद होंगे। और जिसमें कण है, जहां भी कण आया तो समझ लो वो चीज पदार्थ है। तो जो गंध जो होती है, स्मेल जो होती है, वो पदार्थ है। आपके बुकलेट में भी बहुत सारे ऐसे एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आप ये बात समझ सकते हैं। आपको दिया जाएगा कि पहचान करें कौन कौन से पदार्थ है,
क्या विचार एक पदार्थ हो सकता है? क्या आपको बताया विचार पदार्थ नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वो स्थान नहीं घेरता है। इसी तरह से ईमानदारी पदार्थ नहीं होगी। गंध एक कणों से मिलकर के आधार पर चलती है, इसलिए वो पदार्थ है। तो ये तो बात हुई पदार्थ के बारे में। हमने पिछली क्लास में पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था मैंने आपको कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मेनली, ठोस, द्रव, गैस। इन 3 अवस्थाओं के अलावा भी 2 अवस्था और होती है जिसे हम प्लाज्मा और बोर्न आइंस्टीन अवस्था भी कहते हैं, लेकिन हम उन दोनों के बारे में यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तुम्हारे सिलेबस में हम केवल यही चीज पढ़ाएंगे आपको। तो हाँ, आज हम अपने जो पिछली क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं इस बात के साथ कि आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सॉलिड, ठोस किसे कहते हैं? ठोस की सीधी सी डेफिनेशन जो होगी, ठोस वह पदार्थ है जिसमें अपना आयतन होता है और निश्चित आयतन होता है। जिसमें निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है, ठोस कहलाता है। ठोस वह पदार्थ है जिसमें निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठोस कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख रखी है। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। इसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाऊंगा। मान लो ये मार्कर है, इसका आकार बदलने का नहीं है। अगर मैं इसे हाथ से दबाऊंगा तो आकार नहीं बदलने का, इसे यूं करूंगा तो आकार नहीं बदलने का, ये टूट जाएगा लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा। तो ठोस जिसका आकार निश्चित होता है कभी नहीं बदलने का। वो बात अलग है कि हम इस पे दबाव डालें या इसे इसका टेम्परेचर बदलने के बाद इसकी आकृति को चेंज कर दे, ताप बढ़ाकर इसकी आकृति बदल सकते हैं हम, लेकिन वो बात अलग है। संरचना में बदलाव हो सकता है, लेकिन पदार्थ वो है जिसका आकार निश्चित होता है। ठोस वह है जिसका आकार निश्चित होता है। जैसे मार्कर, जिसका आकार निश्चित होगा, ये बदलने का नहीं है। दूसरी चीज, आयतन निश्चित होगा। आयतन से क्या मतलब है? आयतन से मतलब यहाँ है स्थान घेरने से। क्या ये मार्कर यहाँ जितना स्थान घेर रहा है किसी दूसरी जगह भी उतने स्थान घेरेगा? हाँ, बिल्कुल घेरेगा। यहाँ जितना स्थान घेरेगा किसी दूसरी जगह, अगर किसी दूसरे सरफेस पे दूसरे स्थान में अगर मैं इसे मार्कर को रखूंगा तो वहां भी ये इतना स्थान घेरेगा, क्योंकि ठोस का स्थान निश्चित होता है। वो जितनी जगह लेगा वो उतनी जगह लेगा। अगर कोई गाड़ी है वो जहां खड़ी है वो उतने स्थान घेरेगी। यदि मैं किसी दूसरी जगह खड़ी करूंगा तो ऐसा नहीं कि वहां जाकर वो छोटी हो जाएगी, वो वहां पे उतनी स्थान घेरेगी। तो ठोस का एक गुण ये होता है कि उसका स्थान, उसकी जो आकार है, उसका जो आयतन है वो कभी नहीं बदलता, है ना। ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन से मतलब है कि वो कितनी जगह ले रहा है। जैसे मार्कर जितनी जगह लेगा वो निश्चित होगी। इसी तरह से आकार मतलब इसका आकृति, इसकी शेप बदलने की नहीं है। यदि मैं ऐसा मोड़ के घुमा के इसकी शेप में अंतर नहीं ला सकता। ये इसके बारे में डेफिनेशन है। ठोस की डेफिनेशन क्या दोगे? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोस को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ठोस किस तरह से मिलकर बनते हैं। तो ठोस जो है वो एक पदार्थ है, पदार्थ का रूप है कि आपको बताया था पदार्थ की अवस्था है। तो ठोस जो है वह पदार्थ है, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठोस किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब आपको समझने की बात यह है, ये जो छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठोस के, केवल ठोस के छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। मतलब ये है कि इनके कणों के बीच में जो स्पेस होगा, जगह होगी, वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इनके बीच में जो जगह होती है बिल्कुल ना के बराबर। ये तो कह नहीं सकता कि बिल्कुल जगह होती ही नहीं है, होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ठोस के बीच में जो स्थान होगा वो कम होगा बहुत। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठोसों के कणों के बीच में ये कण है, इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल किसे कहते हैं? वह बल जो दो चीज को अपनी ओर खींचता है। वह बल जो दो चीज को अपनी ओर खींच के रखता है, पकड़ के रखता है, उसे आकर्षण बल बोलते हैं। जबकि प्रतिकर्षण किसे कहते थे? वो बल जो दूसरों दो चीज को, दो कणों को धकेलता हो, वापस एक दूसरे से अलग हटाता हो। तो ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। जबकि प्रतिकर्षण बल जो से दूर हटाता है लगभग शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसी वजह से जो आपको मैंने एक ठोस बना के दिखाया है, एक सॉलिड है, इसके जो कण है, ये जो ठोस के कण है, एक दूसरे के इनके बीच में जो स्थान कितना है, दो ठोस के कणों के बीच में जो स्थान ना के बराबर है, क्योंकि ये कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा समीप होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा
समीप होते हैं, चिपके होते हैं। और इसका रीजन क्यों है? क्योंकि इन कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, ना कि दूर भगाते हैं। और प्रतिकर्षण बल होता है कम, आकर्षण बल होता है अधिक होता है, इसलिए एक दूसरे को खींचते हैं। अब एक बात बताओ, किसी चीज को खींचने वाला बल ज्यादा है और दूर भगाने वाला बल अगर बिल्कुल ये समझो है नहीं है या बिल्कुल शून्य है, तो समझोगे वे दोनों चीज आपस में एक दूसरे से हमेशा के लिए चिपकी रहेगी। ये दोनों चीज हमेशा, ये दोनों कण हमेशा चिपके रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ठोस के कण निकट नजदीक जो होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। और यही कारण है कि इसके आकृति और आकार निश्चित होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, क्या ठोसों के अंदर किसी चीज को मिला सकते हैं हम? नहीं मिला सकते, ऐसा नहीं मिला सकते। टेम्परेचर बदलते गए, ताप बदलते गए, उसकी अवस्था बदल गई, तभी वो मिल सकता है। अगर मैं लोहे का कोई छड़ पानी में मिला दूं तो क्या वो पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगा। या पानी लोहे में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलने का? कोई भी चीज लोहे में जल्दी से नहीं घुल पाएगी। किसी भी ठोस में किसी दूसरी चीज को मिलाना मुश्किल है, टाइम को समझो। ठोस में किसी दूसरी चीज को मिलाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी मैंने बताया कि ठोस के कणों के बीच में स्थान कम होता है। जब इनके बीच में स्थान ना के बराबर हुआ है, तो ये कण जब इनमें जगह ही नहीं है, तो कोई दूसरी चीज कैसे मिल जाएगी इसमें? कोई दूसरी चीज इसमें आपस में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनके कणों के बीच में स्थान ही नहीं होता, स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई चीज मिल सके। तो ठोस को किसी दूसरी चीज में मिलाना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से नहीं मिलाया जा सकता। तो ये तो बात हुई ठोस की। अब हम बात करेंगे द्रव की, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। द्रव की परिभाषा क्या होगी? द्रव वह पदार्थ है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ध्यान से समझिए, ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते थे, लेकिन द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं मैं। मान लो पानी है, एक गिलास में पानी करा हमने, और क्या करा, जरा ध्यान से समझेंगे। एक गिलास में 1 लीटर लिक्विड है, द्रव। आप देख रहे होंगे, यदि मैं इस 1 लीटर लिक्विड को एक दूसरे बर्तन में कर दूं, उस बर्तन को मैं आपको बता देता हूँ, मान लो वो बर्तन इस आकार का है। हमने क्या काम करा है, पहले ये 1 लीटर लिक्विड इसमें था, द्रव इसमें था, उसे यहां से उठाकर इस वाले बर्तन में डाल दिया। तो इस वाले बर्तन में 1 लीटर था, तो दूसरे बर्तन में जाकर भी 1 लीटर ही होगा या 2 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। उसका जो ये मैं बताऊं, जो आयतन है, आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई पदार्थ कितनी जगह घेर रहा है। ये जो लिक्विड है इस बर्तन में, इस गिलास में 1 लीटर जगह घेर रहा था, 1 लीटर का स्थान घेर रहा था, इसका आयतन 1 लीटर था। जब मैंने इसे लिक्विड को दूसरे बर्तन में पलट दिया, तो वहां भी 1 लीटर घेरेगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा, जो इसका आयतन है वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि द्रव की क्या परिभाषा पड़ी, इसका आयतन निश्चित होता है। अगर मैं 1 लीटर कोई पानी लूं, उसे किसी दूसरे बड़े बर्तन में कर दूं, तो उस बर्तन में भी वो 1 लीटर ही होगा, ऐसा नहीं कि वो बर्तन 5 लीटर या वो बर्तन फुल भर जाएगा। अब एक बात को आप देख रहे हो, जब ये लिक्विड इस गिलास में था तो 1 लीटर था, वहां भी 1 लीटर है। अंतर क्या आ रहा? डिफरेंस ये है कि यहाँ जो पानी है वो जिस बर्तन में था उसका आकार में रखा था, और जब मैंने इसे दूसरे आकार के बर्तन में बदला, ये एक बेलनाकार आकृति है, ये एक त्रिभुजाकार कह सकते हैं, शंकु आकार कह सकते हैं। जब मैंने इस लिक्विड को इस बर्तन में डाला तो उसने इसका रूप ले लिया, इसका आकार ले लिया। यही आपको पॉइंट समझाना है कि जो लिक्विड जितने भी द्रव होते हैं, उन्हें हम जिस बर्तन में डालते हैं ना, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। त्रिभुजाकार बर्तन में डालेंगे तो त्रिभुज का, यदि मैं किसी गुब्बारे में डालूंगा तो गुब्बारे का आकार ले लेगा।
तो द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो इस आधार पर आप समझे कि आयतन निश्चित कैसा होगा, क्योंकि वो जितनी मात्रा है वो मात्रा नहीं बदलेगी। अगर ये 1 लीटर है तो वहां भी दूसरे बर्तन में भी 1 लीटर ही जाएगा, लेकिन बदलेगा क्या, आकार चेंज हो जाएगा, शेप बदल जाएगी। अब द्रव की गुण मैं बता देता हूँ। द्रव 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो द्रव वही है, द्रव एक पदार्थ का ही रूप है, तो कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे। हमें पॉइंट ये समझना है कि क्या द्रव के कण भी इसी की तरह होते हैं, ठोस की तरह नहीं। द्रव के कणों के बीच में ठोस के कणों से ज्यादा जगह होती है। द्रव कणों के बीच में जो स्पेस होगा, स्थान होगा, वो ठोस से ज्यादा होता है, वे चिपके हुए नहीं होते हैं। तो याद रखो, जो द्रव के कण होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, ये चिपके हुए नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सा ये होगा कि यहाँ जो आकर्षण बल होगा कणों के बीच में, आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के द्रवों के अंदर आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर होता है। देखो मतलब क्या होगा कि दो कण है, उन्हें जो खींचने वाला बल है आकर्षण बल, उन्हें जो दूर भगाने वाला बल है प्रतिकर्षण बल, ये लगभग आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से इनके बीच में स्थान रहता है। अब इन का आकर्षण बल अधिक होगा, आकर्षण बल इतना अधिक भी नहीं होगा कि वे चिपक जाओ, जैसे ठोस में होता है। ठोस में तो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए कण चिपके हुए होते हैं, प्रतिकर्षण बल 0 होता है। यहाँ क्या होगा, आकर्षण बल का मान अधिक होगा, वैसे आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से ज्यादा ही होता है, ये लगभग बराबर भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि इतना अधिक नहीं होगा कि ये दो कण आपस में चिपक जाए। ये कण एक दूसरे के बीच में दूरी बनाकर रखते हैं। इसी वजह से द्रव के जो कण होते हैं वे अपना आकार बदलते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ समझे आप कि द्रवों के कण अपना, अगर मैं उसे किसी और बर्तन में करूँ तो उसका आकार बदल जाएगा, किसी दूसरे बर्तन में करूँ तो उसका आकार बदल जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि द्रव कणों के बीच में स्थान होता है, इसी वजह से वे आकार बदलते रहते हैं और उनका आयतन होता है निश्चित, वे आराम से बह भी सकते हैं। तो आपको ये जो मैंने आज समझाया है, इसके एग्जाम्पल्स को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे भी समझ के नोट कर लेना है, और जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो आपको मेन पॉइंट से लग रहे हैं, उन्हें भी नोट करना है। केवल उसे ही नहीं नोट करना जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसके पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना है, सुन के ध्यान से समझ के। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। इसे वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। कल हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ठोस, द्रव, गैस के तीनों की एक लिस्ट में आपको चार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम तीनों के अलग अलग गुण समझेंगे और फिर इस चैप्टर में और आगे की चीज पढ़ेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक समझते रहना है। अगर आप इस केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझेंगे तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। आप बहुत नई नई चीजें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे। तो आज की क्लास में फिनिश करते हैं। थैंक यू।